सिर्फ एक पीपीटी में से आज दिखा रहा नया हूँ साल। कि रेडिएशन क्या होता है ना, ये सब पढ़ चुके थे अपन, है ना। ये एब्जॉर्बिलिटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसिविटी ये क्या होती है, ये सब पढ़ चुके थे। इस किस तरीके से रिफ्लेक्शन इंसिडेंट, ये सब पूरा ये पूरा पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है ना। ये भी अपन ने बताया था, ये दिखाया था ना। यहाँ पे अपन अल्फा गामा टाउ तो लिए थे, यहाँ पे कुछ और ले रहा है वो। तो इस तरीके से क्या होता है एब्जॉर्बिलिटी, ये फिर किसकी क्या वैल्यू रहती है, तो क्या रहता है, ये सब अपन। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ये सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। और उसके इस तरीके से ब्लैक बॉडी, फिर एक लॉ ब्लैक बॉडी, किरचॉफ लॉ, बहुत सारे जो लॉ बताए थे ना अपन ने, विंग्स लॉ, है ना। तो ये पूरे हैं। इमिसिविटी क्या होती है, इमिसिविटी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखिएगा, रेशियो द टोटल इमिसिव पावर ई ऑफ द बॉडी दैट ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ईवी एट द सेम टेम्परेचर, मतलब ई अपॉन ईवी, ब्लैक बॉडी की और ए। फिर ग्रे बॉडी क्या होती है, बॉडी हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द मैनोमीटर इमिसिविटी एट ऑल वेवलेंथ इज कॉल्ड द ग्रे बॉडी, ठीक है ना। ये भी हो गए थे लॉज। लॉ ब्लैक बॉडीज के स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में अपन पूरा बता चुके थे, इस तरीके से कैसे उसको अपन ने सॉल्व किए थे, है ना। ये भी बता चुके थे पूरे। फिर और भी बहुत सारे लॉ थे, तो ये प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये पूरे डायग्राम ये आपको बना दिए थे कि ये फार्मूले आपको ये रटे होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। ये भी आपको बताया था यहाँ पे लास्ट में, ये बताया ना 2890 सी इक्वल, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों का इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा हमेशा। ये बताए थे। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझा दिए गए थे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ये दिख रहा है कि एक रेज आ रही है, इस जैसे एक तरीके से एक ब्लैक बॉडी को अपन इस तरीके से वो बना दिया, ठीक है ना। एक रेज गई, तो वो रेज अपन अंदर गई, जैसे मटका रहता है ना, मटका का शेप बना के रखा है इनने, कि मतलब ये इसको इस तरीके से किया हुआ है, आप उसको पलट लो, ऊपर से भी कर दो, मतलब रेज जहां से जाएगी, अब वो एक बार रेज अंदर गई तो वो क्या भूल भुलैया टाइप की, वो वहीं की वहीं वहीं की वहीं वहीं होती रहेगी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी का अपना, ठीक है ना। कि इसीलिए बताया था कि टोटल एब्जॉर्ब, मतलब कि जो भी इंसिडेंट रेज आएंगी वो सबको एब्जॉर्ब ही कर लेता है, कोई ना मतलब बाहर भेजता ही नहीं, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब हो गया ट्रांसफर कोफिशिएंट, रेडिएशन, ये सब हो गया अपना। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स देख लेना। तो जैसे अपन क्या है कि जैसे ये दिया हुआ है आपका, कैलकुलेट द हीट लॉस बाय रेडिएशन फ्रॉम एन अनलेग्ड हॉरिजॉन्टल स्टीम पाइप 50 आउटर डायमीटर एट 377 केल्विन टू एयर एट 283 केल्विन। देखिए यहाँ पे केल्विन दे दिया है, वो बगैर ब्रैकेट में लिखा हुआ डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस है तो डेफिनेटली वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ द केल्विन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट जो रेडिएशन में हम जो लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ केल्विन ही लेते हैं, कि 0 केल्विन से जो वैल्यू रहती है 1 और 0 के बीच में रहती है, तो वही अपन ने बताया था 0 जो रहता है ना। तो ये है। और डाटा एमिसिविटी आपको दिया हुआ है, इसको दिया है 0.90, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और न्यूमेरिकल ये फार्मूला आपको बना चुके हैं। द हीट लॉस बाय द रेडिएशन पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय, तो ये कैसे निकाला था, क्यू आर इक्वल टू ए, है ना, ये एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू ए T1, ये किससे निकला था, कौन सा फार्मूला है एक देखा जाए तो इसको, ये बताओ, आप ही लोग बताओ थोड़ा सा, ये किस चीज का फार्मूला है ये फार्मूला किस चीज का दिख रहा है आपको, देखने में क्या लग रहा है ये, जिससे हम एक क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्यू बाई ए की जो बोला है उसने, द हीट लॉस बाय रेडिएशन पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय, किस में फार्मूला बताया था मैंने इस तरीके का, याद आ रहा कुछ? नहीं आ रहा? अरे भैया ये स्टीफन बोल्ट्जमैन जो बताया था, कांस्टेंट बताया था उस टाइम पे, आपको बताया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, रेडिएशन जो वर्क करता है वो जस्ट अ सिंपल फार्मूला, जो उसका बेसिक फार्मूला ही है ये तो ये आपको यहाँ दिया हुआ क्यू आर अपॉन ए इक्वल टू सी एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू T1/4 माइनस T2/4, क्योंकि ये दो टेम्परेचर दिए हुए हैं तो 1 और 2। तो अपन ने क्या, एमिसिविटी 0.90 दी हुई है आपके लिए। सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं कि 5.6 स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। सिमिलरली T1 एंड T2 आर आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो T1 की वैल्यू दी हुई है 377 केल्विन, और वी हैव टू keep the value in the form of Kelvin, not in the form of the degree Celsius, ठीक है ना। तो अपन ने इसमें इसको रख दिया। रखने के बाद में क्यू बाई ए, तो ये तो अपन को निकालना ही है क्यू बाई ए, तो यहाँ पे इसकी इमिसिविटी की पावर रख देंगे, यहाँ पे स्टीवन बोल्ट्जमैन की वैल्यू रख देंगे, T1 T2 की वैल्यू दी हुई तो हम पूरा इससे निकाल देंगे। ये जो बोला है उसने हीट लॉस बाय रेडिएशन, रेडिएशन से जो हीट लॉस हो रहा है पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय दिस।
तो अगर ये इस तरीके से निकालना है, अगर सिर्फ हीट लॉस निकालना होता तो एरिया की फिर आपको एक पर्टिकुलर सरफेस देता है, सरफेस का एरिया निकालते, तो एरिया निकाल के आप उसको डायरेक्ट निकाल देते, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन ये भी है यहाँ पे, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, ठीक है ना, फ्रॉम एन अनलेग्ड स्टीम पाइप 50 एम डायमीटर, इस तरीके से सब दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसमें भी एज्यूम एमिसिविटी दिया हुआ है आपको 0.9। ठीक है ना, इसमें सेम एमिसिविटी आपको दिया हुआ है, T1 T2 की वैल्यू आपको दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू आपको दी है, द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन पर यूनिट एरिया निकालना है, तो यहाँ पे भी वो निकल जाएगा, एमिसिविटी दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है T1 T2 के दिन में, तो यहाँ पे आपने इसको निकाल दिया। सेम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है ना, ये पुराना किया था, ये थोड़ा सा चेंज है ना। इसमें क्या है कि हमको अब उसने डायरेक्ट हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है, एरिया की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर देखो सब में क्वेश्चन में अगर हम कंफ्यूज ना हो, तो देखो यहाँ पे ये डायमीटर की वैल्यू दे रहा है, अगर हमको उसने एरिया पर यूनिट एरिया बोल दिया तो हमको एरिया से मतलब ही नहीं है भैया, अदरवाइज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, पहले एरिया फाइंड आउट करते, देन आफ्टर वी हैव टू सॉल्व द हीट ट्रांसफर। तो अपन को डायरेक्ट उसने दे दिया है भाई, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन द केस ऑफ द 4.3 ये दिया है आपको 50 mm इन डायमीटर आयरन पाइप, इतना एक केल्विन है, पास थ्रू अ रूम इन विच सराउंडिंग एरिया दिस है ना, इफ द एमिसिविटी ऑफ द मटेरियल इज 0.8, व्हाट इज द नेट इंटरचेंज ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप। अब पर यूनिट लेंथ का बोल रहा है। ठीक है ना, द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप इज दिस, तो एक आपको इनर डायमीटर दे दिया, आउटर डायमीटर दे दिया, तो फर्स्टली तो आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ द पाइप उसने 1 मीटर ले लिया। ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, तो उसने ले लिया लेंथ ऑफ द पाइप क्या है 1 मीटर का ले लिया है। एमिसिविटी आपको दिया हुआ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, T1 आपको दिया हुआ है, T2 आपको दिया हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ आउटर डायमीटर इज आल्सो गिवन, तो D0 इक्वल टू 60 mm, तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ मीटर, सो ऑलरेडी वी हैव कन्वर्टेड है ना। now the outside area per unit per meter length of the pipe is, तो ये अपन को पता ही है कि क्या होगा आउटसाइड एरिया, तो ये इक्वल टू पाई डी एल, एल तो अपनी उसकी पर यूनिट लेंथ होगी पाइप की, और पाई डी आपका होता है एरिया, तो पाई हो गया, D0 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.89 मीटर ये हो गया है ना। द नेट रेडिएशन रेट पर मीटर लेंथ ऑफ द पाइप जो है पर 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं, टोटल के लिए निकाल रहे हैं, नेट निकाल रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4, तो अपन ने ये एप्सिलॉन की सॉरी ई की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है, एरिया ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट, तो ये दिए दिया है। अब T1 और T2 की वैल्यू आपको लिखी हुई थी, तो T1 T2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उससे हमारा जो आएगा the net radiation rate per meter length of the pipe is this, QR equal to this, तो ये अपन ने यहाँ पे दिखा दिया। एनी डाउट? नो सर। अब अपन इन न्यूमेरिकल अपन ने देख लिया, अब थोड़ा सा एक टॉपिक और जो बचा है वो देख रहे हैं अपन थोड़ा सा, है ना, इसको स्टॉप शेयर कर दो। अब ये क्या है, जैसे हमने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है ना, तो उसमें आपको सेफ फैक्टर वेक्टर के बारे में बताया था, तो वो बता रहा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एब्जॉर्बिलिटी ऑफ द सरफेस, तो ये कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक है, तो उसको अपन को थोड़ा पढ़ना है, तो ये पढ़ लेना भैया कि क्या होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एब्जॉर्बिलिटी ऑफ द सरफेस, जो सरफेस है उसकी उस पर जो एब्जॉर्बिलिटी का जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा वो देखना है। तो नॉर्मली इट हैज बीन सीन दैट एब्जॉर्बिलिटी ऑफ द सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सॉरी टेम्परेचर, उसने साफ साफ बोल दिया, ठीक है ना, कि नॉर्मली जो देखा गया है, ठीक है ना, कि एब्जॉर्बिलिटी ऑफ द सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो सरफेस की जो एब्जॉर्बिलिटी है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है ना। लेकिन क्या है इसको कैसे कंट्रोल, हाँ, तो ये क्या बोला उसने कि ये इंडिपेंडेंट रहती है, लेकिन ये बोल रहा है कि
independent of temperature of the surface, but it is highly dependent on the temperature of the source from where the radiation is coming। भाई साफ साफ बोल दिया, जैसे दो बॉडी ले लिए, एक अपन अर्थ को ले लेते हैं, अर्थ अपना एक बॉडी है और एक सन अपना एक बॉडी हो गया। अब सन से रेज निकल रही, तो ये जो अपने क्या बोलते हैं, अपन अर्थ की बात कर रहे हैं कि जो जिस बॉडी पे पड़ने वाली है, तो एब्जॉर्बिलिटी जो एब्जॉर्ब करेगी उसी पे पड़ेगी, वही तो एब्जॉर्ब करेगी। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि जो एब्जॉर्बिलिटी है, जो अर्थ की अपना एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है ना, एब्जॉर्बिलिटी, तो इससे सरफेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब टेम्परेचर जो इंडिपेंडेंट रहेगा सरफेस से। लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, जो सन से रेज आ रही हैं तो उसके तो सोर्स की जो सोर्स ऑब्जेक्ट जिसको बोल रहे हैं, सोर्स ऑब्जेक्ट पे बहुत ही हाईली डिपेंडेंट रहेगा। तो ये यहाँ वही बोला है, नॉर्मली इट हैज बीन सीन दैट द एब्जॉर्बिलिटी ऑफ द सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहता है, बट it is highly dependent on the temperature of the source from where the incident radiation is coming। irradiation मतलब कि जो वहां से जो रेज आ रही हैं वो है। तो इसको अपन डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया, अल्फा सरफेस जो ऑब्जर्बिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सोर्स का जो टेम्परेचर है उसका इस तरीके से इनवर्सली रहेगा। तो फिर यहाँ पे दिखा दिया भैया, ये सब वैल्यू दे दी उसने कि भैया की एब्जॉर्बिलिटी किसके लिए, सोलर रेडिएशन के कारण से 0.35 से इतने में लाई करेगा, ये अपना प्लांट्स एंड ट्री में रेडिएशन में क्या है 0.95 में रहेगा। फिर हमने ये आपको ये तो पढ़ ही चुके थे, इसमें ये भी हम पढ़ चुके हैं, व्यू फैक्टर सेफ फैक्टर, वही चीज अब हम दोबारा समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि क्यों ऐसा लिया है। तो ये देखो, व्यू फैक्टर भी हम उसी को बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर भी उसी को बोलते हैं, सेफ फैक्टर भी उसी को बोलते हैं। तो अब ये जो हम अपन 1:1:2 अपन बताए थे, जो वहां पे ये A1 F1 इक्वल टू ए, है ना, जो समझाए थे ना, तो वो इक्वल टू 1 जब जोड़ा था वहां पे, तो वो ये जो चीज समझा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वो ये बोल रहा है कि व्यू फैक्टर रिसेप्टिव जो निकले, एफ मतलब तो फ्रैक्शन हो गया आपका, तो यहाँ वो बोल रहा है कि 1 और 2 के बारे में बात करना चाह रहा है कि ये क्या होते हैं, वो चीज समझ रहे हैं। तो वो ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लीविंग 1। अब वो ये बोला कि जैसे हमने मान लेते हैं भाई कि मैंने एक बॉडी बनाई, ये बॉडी बनाई, ठीक है ना, एक बॉडी ले लेते हैं, एक बॉडी ये है आपका, है ना, एक बॉडी ये है, और इसी में अपन ने एक इस तरीके से एक और बॉडी बनाई थी, ठीक है ना, ये बॉडी है। तो ये 1 बॉडी दे दिया इसको नाम, और इसको दे दिया 2 बॉडी नाम दे दिया। तो वो बोल रहा है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लीविंग 1 विच अटैक्स 2 डायरेक्टली, मतलब कि जो 1:2 लिखा हुआ है, कि इसका मतलब वो ये दिखा रहा है कि जो फ्रैक्शन जो हो रहा है एनर्जी का, वो 1 से निकल रहा है और 2 पे डायरेक्टली अटैक कर रहा है। तो उसको अपन लिखते हैं 1-2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यहाँ पे जैसे कोई रेज आई तो इससे टकराई, टकराने के बाद में यहाँ से 1 से टकराई और डायरेक्ट यहाँ से लीप की, तो 1 से लीप की और 2 पे अटैक करी उसने, तो 1 से लीप की, तो उसको 1 बोलेंगे। जिस सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं उस सरफेस से जहां से बात कर रहे हैं तो उसमें 1, और किस पे अटैक किया उसने, तो 2 पे अटैक किया, इसलिए अपन बोलते हैं इसको, ये जो मैंने अपन ने जो पढ़ा है कि व्यू फैक्टर से फैक्टर क्या होता है, तो ये अपन ने देखा। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि F12 जो है वो क्या है, तो F12 इक्वल टू Q1, मतलब जो हीट की बात कर रहा है, रेस की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है, तो वो बता रहा है एनर्जी 1 से निकली और 2 पे अटैक की, तो Q12 अपॉन Q1, मतलब जो टोटल सोर्स की बात कर रहा है, मतलब जो लिया है Q1 जहां से जा रही है, तो ये Q1 ले लिया अपन ने, ठीक है ना, इस टाइप से उसने फार्मूले के फॉर्म में दे दिया। अब इसने फिर बताया वो ये, फिर तो ये जो हमने समझाया है डायरेक्ट फार्मूले में, यहाँ आप देख लेना, एजम्पशन क्या है कि बॉडी ऑफ ओपेक होना चाहिए, है ना, डिफ्यूज होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए। फिर इस तरीके से दो बॉडी हमने लिए हैं, एक A1 है, A2 है, ठीक है ना। फिर उसमें स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला हमने, फिर ये जो स्मॉल एलिमेंट की जो यहाँ से यहाँ जा रही है 1 से 2 जा रही है, तो यहाँ पे हमने उसी के फॉर्म में उधर जो ऊपर जमाया था वो इसी को इस फॉर्म में जमा दिया। इसको जो एंगल दे दिया θ1 और θ दे दिया, तो इसको जो हमने पूरा सॉल्व किया, ये पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल ओवरऑल निकल जाएगा। तो F12 जो हमने निकाला था, ये वाला आपको मैंने बताया था, रेसिप्रोसिटी रूल बताया था कि क्या होता है। तो A1 F12 मतलब कि A1 मतलब सरफेस एरिया, जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, सरफेस एरिया, जो सरफेस इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, A1। और फिर 1 to 2 मतलब 1 से गया और 2 पे टकराया, तो 1 गया तो 1 से गया और 2 पे टकराया, तो 1 इज लीविंग और 2 पे क्या हो रहा है, उस पे अटैक कर रहा है, तो वही यहाँ पे हुआ। तो ये यहाँ पे हो गया A1 1 to 2। अब हम बात करते हैं A2 की, तो ये A2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है 2, ये A2 है, तो A2 एरिया लिया, तो A2, और यहाँ पे अपन ने दिखा दिया इसको
ये अपने A2 और 2 to 1, अब भैया 2 है तो अभी 1 to 2 था, अब क्या है 2 to 1 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अपन रेसिप्रोसिटी रूल बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत जगह यूज होने वाला है। तो यहाँ पे जो हम यूज होगा तो कैसे होगा, तो देखिए डिफरेंट रूल इन शेप फैक्टर। अब शेप फैक्टर जो हम बात करते हैं, मैंने अपनी जो F1 2 की बात कर रहे थे अपन, वही बात कर रहे हैं, और ये जो अपना मेन ये रूल से मतलब है। तो इसमें जो बता रहा है कि डिफरेंट रूल इन शेप फैक्टर डिफरेंस रूल क्या है, तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये समेशन रूल्स है, ये समेशन रूल्स है। समेशन रूल्स क्या होता है कि एक बॉडी ले लिया अपन, जैसे मान लो इट इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो इसको अपन ने ले लिया एक सरफेस, ये ट्रायंगुलर, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 हो गया, अलग अलग ले लिया पर सरफेस 1। अब सरफेस 1 की बात कर रहा है, तो 1 की बात जब कर रहा है, सिर्फ 1 की बात कर रहा है, तो यहां से जो रेज निकल रही हैं, तो देखिए भैया लीव करेंगी 1 से, तो 1 से तो 1 में करेगा, तो 1 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 1 से 3 इक्वल टू 1 लिख दिया हमने, ठीक है ना। ये लिख दिया 1, मतलब टोटल को जोड़ने के बाद हमने बताया दिया कि भैया जो भी वो क्या होगा 1 के बराबर होगा, उनकी कि जो अपनी रेज निकली, तो एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी सब मिला के जो भी रहेगा वो 1 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे निकली 1 से अपनी रेज निकली थी, 1 से 2 है ना, 1 से 3 और 1 से 1, तो 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3 ये अपन लिख दिया। फॉर सरफेस 2 की बात करते हैं, अब 2 की बात करें, 2 से निकलेगी, 2 से 1 जाएगी, 2 से 2 जाएगी, 2 से 3 जाएगी, तो ये भी हमने लिख दिया। इस सब को जोड़ने का समेशन रूल में क्या है, सब बराबर होगा इसके। फिर फॉर सर्विस 3 की बात करेंगे, तो F31 32 और 33, तो ये अपन ने इस तरीके से कर दिया। तो ये वो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सरफेस है ना, तो n फॉर ith सरफेस। अब ith सरफेस क्या होगा, तो ये यहाँ पे इसने जे दिखा रहा है, j इक्वल टू 1 to n दिखा रहा है, तो समेशन ऑफ Fij इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे बहुत सारी, ये जो 1 है तो ये तो 1 है, अब Ij की वैल्यू है जो मतलब ये सरफेस अलग अलग देते जा रहे हैं, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, जो भी ले रहे हैं, तो इसमें जो 1 to 2 जो लिखी ना, 1 से 2, 2 से 3, तो अलग अलग इसके निकाले, तो इन सबको जोड़ने के बाद ये सब क्या होगा, इसके बराबर होगा, जो मैथमेटिक्स से हमने सॉल्व कर लिया उसको। अब ये मेन बात कर रहा है, नोट में ये बता दिया कि एक जैसे प्लेन सरफेस है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव सरफेस है, तो इसमें ये बात कर रहा है किस तरीके से होगा कि F11 की वैल्यू कब कहाँ पे कितनी जीरो होगी, F11 की वैल्यू इस पे क्यों जीरो हो रही है, और F11 की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है वो देख रहे हैं। जैसे हमने एक प्लेन सरफेस ले ली, जैसे अपन ने इसमें एक माना, इसमें ले लिया एक प्लेन सरफेस ले लिया, एक इसी सरफेस को अपन प्लेन मान लेते हैं, इतनी सरफेस को, तो हमने ये प्लेन सरफेस प्लेन सरफेस ले ली। अब प्लेन सरफेस में क्या है, F11 क्यों इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि देखो भाई ये इससे जो 1 वाली रेज निकल रही है, तो निकल तो रही है 1 से 1, तो 1 से 1 तो जा रही है, लेकिन वो क्या लौट के वापस 1 पे आएगी, नहीं आ रही है, वो 1 से 1 पे नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो वो यहां से सिर्फ जा रही है, तो F11 इक्वल टू 0 होगा हमेशा, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स केस में, अब कॉन्वेक्स में जैसे अपन सर्कुलर केस शेप है, अब सर्फेस में अब उसमें भी निकल रही है, तो वो क्या है, जो वहां से जो निकल रही है, तो वो क्या हो रहा है, उसमें भी 1 से 1 जा रही है, तो वो आ नहीं रही, वापस नहीं आ रही, तो ये अपना 0 है। लेकिन ये इस वाले में बात करें, कॉनकेव में बात करते हैं, तो 1 से निकल तो रही है, लेकिन जब निकल रही तो क्योंकि ये शेप इस तरीके से है, तो वो यहाँ पे इससे जाके टकरा भी रही है, तो इसको अपन F11 नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, बाकी इन दोनों केस में ये जो रहेगा। मतलब एक तरीके से प्लेन सरफेस की बात करें, कॉनकेव की बात करें, तो F11 की वैल्यू या F11 की वैल्यू जो होगी अपनी 0 होगी, बट इन द केस ऑफ द कॉनकेव सरफेस नहीं होगी। क्यों होगी, कि देखो इसमें से जो रेज निकली यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, डायरेक्ट निकलेगी ना इसमें इस तरीके से, लेकिन इसमें निकल रही तो यहाँ से निकल तो रही थी पूरी सारी, लेकिन यहाँ से जाके इससे टकरा भी रही थी, यहाँ पे जाके इसको लग भी गई, क्योंकि ये पूरा इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका F11 नॉट इक्वल टू 0, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये वाली, यस सर। है ना। तो ये अपना हो गया। अब ये है रिसिप्रोसिटी रूल जो है वही बता रहे हैं इसमें कि A1 वो अपन ने दिखाया था, A1 F11 इक्वल टू A2 F21 जो लिखा था वो इसको इसने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें अपन ने क्या कह दिया, I और IJ मान कर रहा है, ठीक है ना। मैं एक सरफेस को पहले I माना है, दूसरी सरफेस को उसने J माना है। तो हम एक एरिया की बात करें, तो पहले अपन जब पहली सरफेस के एरिया की बात करें, तो उसके लिए 1 और 2 होता है, 1 1 होता है, जो है ना यहाँ से गया वहां 2 पे जाता था, ये F12 है ना, तो ये अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे ये जे हो गया 2 सरफेस हो गया, तो यहाँ पे अपन क्या रख दें, 2 रख दो, मतलब जो दूसरा सरफेस, और यहाँ पे है तो 2 to 1 हो जाएगा। तो देखो इसने क्या किया, फॉर एग्जांपल 1 to 2, मतलब इसने 1 to 2 बोल बात कर रहा है, तो उसने किया एक आई की जगह क्या रख दिया 1, है ना, और जे की रखना है 2, तो रख दो, पुट कर दो, यहाँ पे आई की जगह 1 रख दिया, आई की जगह फिर 1 रख दिया, जे की जगह 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे जे है तो यहाँ 2 रख दिया, यहाँ आई जे की जगह 2 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया। तो ये अपन ने जो रेसिप्रोसिटी रूल है उसके हिसाब से हमने यहाँ कर दिया। अब मान लो कि फॉर एरिया 2 to 5 है, अभी तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to अपने उसने डायरेक्ट अपने 2 to 5 ले लिया, तो आपको तो आई की वैल्यू मान के चलना कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 5 है, तो वो यहाँ पे रख दिए 2 2 5 इक्वल टू ये 5 वो 5 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रेसिप्रोसिटी रूल जो होता है वो हमारा बना रहता है।
फिर वही वही चीज़ बताया, इसको आप सॉल्व करके देख लेना सब लोग। ये जो आपका जैसे अब सिलेंड्रिकल केस हो गया, स्फेरिकल केस हो गया, जैसे यहाँ पे स्फेरिकल केस ले लिया, ये सिलेंड्रिकल केस लिया, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे वो यही बता दिया उसने, कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि जैसे स्फीयर है तो डेफिनेटली द एरिया ऑफ द स्फीयर ऑलरेडी वी नो दैट वेरी वेल, A1 इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर होता है। R1 रेडियस ले लिया इसने, R2 रेडियस ले लिया, तो ये 2 को अपना 4 पाई। अब हमने इनको दोनों को जोड़ा, उसने बोला कि भैया रिसीवेबल जो समेशन रूल है वो बराबर एक के बराबर होता है, तो F11 प्लस F12 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो F11 को हमने 0 क्यों मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि ये इस तरीके से जब एफ से इधर से निकलेगा तो F11 की वैल्यू ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं कि 0 के बराबर होगी। किस केस में, कॉनकेव के केस में नहीं, कॉन्वेक्स केस में। कॉन्वेक्स है इसके वन की बात कर रहे हैं जब हम सरफेस की, तो क्योंकि वन की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका 0 के बराबर। तो F11 प्लस F12 इक्वल टू 1 लिख दिया, तो F12 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो जब हमारा ये जो फार्मूला लगा है A1 F12 इक्वल टू, तो यहाँ से हम क्या लगेंगे, F21 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि अब क्या है भैया, F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे F12 की इक्वल टू 1 कर दोगे, तो F2 की 1 को, तो A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 रखोगे, तो यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू पुट कर दोगे, तो 4 पाई कट गएगा, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर हो गया इस तरीके से। सेम ये, अब हमने अभी पहले सरफेस 1 को माना और 2 को माना, तो इस तरीके, अब इसको 1 मान, मतलब इसको मान रहा है ये, और इस पे ये मेन ये हो गई आपके, एक क्या है सोर्स होता है, और एक होता है मतलब दूसरा, है ना। तो सोर्स से अपना ये, इसको सोर्स मान ले, एक को सरफेस इसको मान ले, एक को इसको सरफेस मान ले, एक को इसको सोर्स मान लो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 2 2 1, मतलब यहाँ से अब उल्टा इधर जा रहा है, ठीक है ना। जब 2 2 1 प्लस 2 2 2 इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 2 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दोगे, तो 1 माइनस, और ये F21 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे इसको कर दोगे इसके बराबर में, ठीक है ना। तो ये आपकी F1, यहाँ से हम पूरी वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ द सिलेंडर की बात करेंगे, तो सिलेंडर में भैया वही बात हो गई यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4 इस तरीके से उसने ले लिया है, तो ये 1 ए की वैल्यू, ये सिलेंडर केस में 2 पाई RL होता है, तो अपन ने रख दिया भैया इसमें। वही वही फिर केस में वहां से निकलेगा, F11 से निकलेगा, तो 0, तो इसके बराबर हो जाएगा, इसमें पुट कर दोगे, तो यहाँ पे ये आपका F21 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी ये। अब इसमें तो स्क्वायर स्क्वायर कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 पाई RL ही होता है सीधा, तो ये आपका आ गया। फिर F21 की वैल्यू यहाँ पे, तो F22 की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल लोगे, ठीक है ना। अब ये है शेप फैक्टर ऑफ कैविटी। कैविटी जब जनरेट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट में, तो किस तरीके से कैविटी जनरेट होती है, तो जैसे सिलेंडर कैविटी की बात करें, तो उसने क्या बोलता है, जहां कैविटी है उसको एक मान लो, एक वो मान लो, और बाकी पूरे कंपाइल को उसने एक मान लिया, तो इसको पूरे को यहाँ पे उसने 1 मान लिया। तो A2 जब एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो डेफिनेटली उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो A2 जो अपन ने इसको कैविटी मान लिया, कैविटी मतलब इस तरीके से कोई एक शेप है, मान लो कैविटी है, तो ये हो गया। अब A1 इसको टोटल मारा, तो अब सिलेंडर की बात हो रही है भैया, तो सिलेंडर का एरिया क्या होगा, अगर हम कंपाइल कर दें, क्योंकि ये भी है और ये वाला पोर्शन भी है, दोनों पोर्शन है ना इसमें, तो A1 क्या है 2 पाई RL, और उसकी जो परिधि हो गई मतलब सरकमफेरेंस हो गई, और L मतलब डिस्टेंस हो गई। और जब इसकी एरिया, इधर की एरिया की तो बात करोगे ना, तो इधर के इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो यहाँ का पाई दोनों को जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कोई F11 प्लस F12 इक्वल टू 1 होता है, तो F21 प्लस F22 इक्वल टू 1 होता है, ये भी निकाल दिया, तो F21 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये इसकी वैल्यू ये 0 हो जाता है F22, ठीक है ना, जब 2 से 2 रखाएगा, तो ये इसको अपन ने इस तरीके से दिखा दिया कि ये इसकी ये फार्मूला बन गए। तो ये F12 का फार्मूला, F11 की फार्मूला, ये सब एक तरीके से निकालना है, सब में वही चीज करना है, ये जो फार्मूला निकालना है ना। अब इसमें एक कॉनिकल कैविटी ले लिया उसने, कॉनिकल मतलब इस तरीके से जो अपन कौन होता है, कौन को जैसे जो कैविटी रहती है यहाँ पे, तो उसको कैविटी को इसने एक मान लिया, ये वाला पोर्शन ये हो गया, तो ये 1 क्या हो जाएगा आपका, पाई आर एल हो जाएगा, जो अपना होता है कौन का जो होता है एरिया। तो उसमें इस तरीके से फिर हमने F1 F2 वैल्यू यहाँ से भी निकाल दी, ठीक है ना। सेम इसमें निकाल दिए। इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, प्रिज्म रहेगी, पिरामिड रहेंगे, जो अपने